हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आए हैं। विषय है आपका सामाजिक विज्ञान। इसमें जो आईएमपी प्रश्न है उसको हम आज हल करने वाले हैं। तो इसमें देखिए, उसमें से एक विकल्प प्रश्न है। भी प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भोपाल झील का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11वीं शताब्दी में ना। भोपाल झील का निर्माण कब हुआ था? 11वीं शताब्दी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है परीक्षा में, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, है ना। ये गुजरात राज्य में बना हुआ है। और कौन सी नदी पर बना है जी? नर्मदा नदी पर बना है ना। सरदार सरोवर बांध नदी पर बनाया गया। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर बना है और गुजरात राज्य में ये बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देखिए ये सीरीज वगैरह में पालर पानी कहा जाता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें भूमिगत जल है दिया है, तो ये सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है वर्षा जल, है ना। यानी पालर पानी किसे कहा जाता है? वर्षा जल की, वर्षा जो बरसती है, पानी बरसता है, उस जल को, वर्षा जल को पालर पानी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में देखिए स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? बेवर, है ना। और इसका नाम दहिया भी है ना। लेकिन इसमें बेवर, इसमें ज़्यादा आंसर दिया गया है किताबों में, लेकिन किताब में हमारी दोनों दिए हैं ना। तो इसका सही आंसर क्या? बेवर भी लगा सकते हो, दहिया भी लगा सकते हो। लेकिन इसमें अभी क्या दिया है? बेवर दिया है, ठीक है। तो आप बेवर भी लगा सकते हो, दहिया भी लगा सकते हो। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देखिए, इसमें सभी अच्छे प्रश्न दिए गए हैं, तो इन प्रश्नों को भी आपको देख लेना है। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। इसमें अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फसल को पीला सोना कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोयाबीन, है ना। पीला सोना सोयाबीन को कहा गया है। कभी कभी इसमें जगह सोयाबीन की जगह सरसों भी पूछा जाता है ना, क्योंकि उसका सरसों का तेल भी क्या होता है? पीला, यानी उसका फूल भी पीला होता है। तो यदि सोयाबीन है तब तो सोयाबीन लगाएंगे, यदि सोयाबीन नहीं है तो फिर क्या लगा सकते हैं आप? यदि इसकी जगह सोयाबीन की कभी कभी सरसों भी पूछ लेते हैं, है ना। तो वैसे ना, इसमें सही उत्तर, इसका करेक्ट आंसर सोयाबीन है ना। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं निम्न में से क्या कहलाती हैं? तो इनको हम कौन सी फसलें कहते हैं? रबी की फसलें हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन का खरीफ, खरीफ आंसर हो जाएगा। जब बरसात में हम, वर्षा प्रारंभ होने से जो फसलें बोते हैं तो उनको कहते हैं हम खरीफ की फसलें, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन
है ना। वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाइपलाइन परिवहन, है ना। पाइपलाइन क्या हो, जो अंदर जमीन के अंदर इसको खोद के पाइप डाले जाते हैं और अंदर ही अंदर वस्तुओं का परिवहन किया जाता है, ठीक है। इसमें अधिकतर तरल पदार्थों का परिवहन इसके द्वारा किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा परिवहन का साधन भारत में प्रमुख साधन है ना। तो आप देखेंगे इसमें कईयों, इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर रेल परिवहन, यानी रेल परिवहन को परिवहन साधनों भारत में सबसे प्रमुख साधन है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, रेल परिवहन। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक उद्योग है। तो इसमें से उर्वरक माने क्या होता है, खाद, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीएपी उद्योग, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न, ये भी अच्छा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, यानी चीनी यानी शक्कर सबसे ज़्यादा उत्पादन करने यानी पैदा करने वाला राज्य कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, है ना। सबसे ज़्यादा चीनी यानी शक्कर का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, उत्तर प्रदेश करता है। इसकी जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है पूरे भारत में। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से उद्योग उपभोक्ता आधारित उद्योग हैं, इसमें उपभोक्ता आधारित कौन सा उद्योग है, चीनी उद्योग, है ना, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चीनी उद्योग। इसके बाद अगला प्रश्न बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसमें अगला प्रश्न दिया गया है, आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है। बहुत आईएमपी प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, न्याय का प्रतीक है, ठीक है। यानी कि आंखों पर पट्टी बांधे हुए महिला और तराजू लिए हुए हाथ में किस बात का प्रतीक है। तो इसका किसका प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है। तो इसकी किसने कहा जी, इसका सही आंसर हो जाएगा मैटरनिक ने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आईएमपी प्रश्न है जी, देखिए इसका क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है ना। तो इसको सही आंसर है इसका, यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यूनान को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रांस में सिक्कों और डाक टिकटों पर किसकी छवि अंकित की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, मारियान की, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैटरनिक चांसलर था, मैटरनिक चांसलर कहाँ का था, ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ऑस्ट्रिया, क्या पढ़ेंगे इसको, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपका, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ, यानी असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुए थे। तो देखिए हमारी जो बुक के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा जनवरी 1921, है ना। और कभी कभी किताबों में इसका आंसर कभी कभी 20 भी दिया रहता है। तो ये दोनों ही आंसर सही हैं। 1921 यानी असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी और कभी कभी किताबों में 1921 दिया गया है। तो दोनों ही आंसर सही हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह का संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री भी थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई थी। तो क्यों गिर गई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा महामंदी के कारण, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, रिंडरपेस्ट क्या है। तो रिंडरपेस्ट क्या है, एक बीमारी है यानी पशु रोग है, ठीक है, मवेशी रोग भी बोल सकते हैं इसको। ये 1890 के दशक में कहाँ पे फैली थी, अफ्रीका में फैली थी, ठीक है। बहुत आईएमपी प्रश्न है। तो ये रिंडरपेस्ट क्या है, एक पशु रोग है, मवेशी रोग है, मवेशी यानी पशुओं को मवेशी भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बीमारी, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले
मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो इसको कहते हैं सिल्क मार्ग या इसको कहते हैं रेशम मार्ग, है ना। रेशम मार्ग क्या होते थे? इससे रेशम का व्यापार होता था और ये एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को जोड़ते थे, है ना। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, ये अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी? पाबंदी लगाने के लिए कौन लॉ लागू किया था जी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन की सरकार ने। तो इसमें 2 नंबर में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। कान लॉ क्या है? ब्रिटेन की सरकार ने बड़े भूस्वामियों की दबाव में आकर ब्रिटेन की सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी, उसे ही कान लॉ कहा जाता है। इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम? 2 नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो इसमें लिखेंगे बड़े भूस्वामियों की दबाव में आकर। कौन सी सरकार ने? ब्रिटेन की सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी, उसे ही कान लॉ कहा गया, है ना। तो ये 2 नंबर में भी आ सकता है क्वेश्चन। कौन सी सरकार ने लगाई थी? ब्रिटेन की सरकार ने। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का, किंवदंतियों की बदौलत सोने का शहर, है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके बाद इसमें से आप, अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन से मित्र राष्ट्र थे? तो मित्र राष्ट्र कौन से? ब्रिटेन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। यानी सबसे पहले देखिए, ब्रिटेन और फ्रांस ने मित्र राष्ट्रों या सहयोगी राष्ट्रों का नेतृत्व किया था। इसके बाद में इसमें 1917 में आप देखेंगे अमेरिका शामिल हो गया था और 1941 में इसमें रूस भी शामिल हो गया था। उस समय रूस का नाम क्या था? सोवियत संघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका भी होना चाहिए था इसमें लेकिन नहीं है, और सोवियत संघ। पहले रूस को सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, प्राच्य से क्या अभिप्राय है ना। तो इसके बाद में देखिए क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन का, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश थे, उनको क्या कहा जाता था? प्राच्य के नाम से जाना जाता था। इसको क्या कहते थे हम? प्राच्य, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को प्राच्य कहा जाता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी अच्छा प्रश्न है। देखिए अगला क्वेश्चन है, फिनिशिंग सेंटर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, स्पिनिंग जेनी ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? यानी स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? इसका वुहान जेम्स हरग्रीव्स ने किया था इसका आविष्कार, ठीक है। तो इससे क्या है, कताई की प्रक्रिया तेज हो गई, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कताई। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी अच्छा प्रश्न है। देखिए सभी प्रश्न अच्छे हैं इसमें। जेम्स वार्ड ने किसके बनाए गए भाप इंजन में सुधार किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूकोमेन, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। इसके बाद में अगला क्वेश्चन भी अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है जी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई? तो इसमें देखिए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई? वस्त्र उद्योग से, है ना। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? ये भी आ सकता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन 1730 के दशक में, है ना। ये भी आ सकता है। तो कैसे भी प्रश्न आ सकता है इसमें से। औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी सबसे पहले? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई थी? वस्त्र उद्योग से हुई थी, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देखिए, भारत का पड़ोसी देश कौन सा है इनमें से, है ना। तो जर्मनी है नहीं है, अमेरिका है नहीं है, नेपाल है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देश की बात हो रही है ना, तो भारत का पड़ोसी देश कौन सा है इनमें से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका,
शासन के विभिन्न अंग कितने हैं? तो शासन के 3 अंग होते हैं ना, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ग करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम सत्ता का क्षैतिज वितरण, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सत्ता का क्षैतिज वितरण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती हैं, तो शहरों में स्थानीय प्रशासन वाली संस्था कौन सी है? नगर पालिका और नगर निगम, है ना। इसका सही आंसर, इसमें नगर पालिका नहीं दिया, लेकिन वहाँ तुम्हारा नगर पालिका नगर निगम दोनों ही उत्तर हो जाएंगे जो शहरों में काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में विषयों की कितनी सूचियाँ दी गई हैं, है ना। तो विषयों की कितनी सूची हैं? 3 सूची हैं। कौन कौन सी हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देखिए, ग्रामीण स्तर पर सुशासन की इकाई है, तो ग्रामीण स्तर पर सुशासन की इकाई क्या है? इसको क्या कहते हैं हम? ग्राम पंचायत कहते हैं ना, ग्रामीण स्तर पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, तो इसमें संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायपालिका, यानी कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसका है? न्यायपालिका, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, कौन सा विषय केंद्र सूची में नहीं है? तो आप देखेंगे विदेशी मामले केंद्र सूची में, बैंकिंग केंद्र सूची में, मुद्रा केंद्र सूची में, तो कौन सा नहीं है? नहीं की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा विषय नहीं है इनमें से? ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कानून, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा मामला पारिवारिक कानून से संबंधित है? तो इसका देखिए, पारिवारिक कानून से संबंधित कौन कौन से मामले हैं? ब्याह व तलाक, ये भी है, ग्रहण दत्त यानी कि गोद लेना, वंशानुक्रम और उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, है ना। ऑप्शन गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है आपका, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, है ना। धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसार देश में प्रति व्यक्ति प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 919, है ना। क्या आंसर हो जाएगा? 919, यानी कि इसमें देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार देश में प्रति 1000 व्यक्तियों पर या बालकों पर बालिकाओं की संख्या थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 919। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र लोकतंत्र सरकार का बेहतर रूप है क्योंकि वह क्या करता है? इसमें देखिए, नागरिकों के बीच समानता को बढ़ाता है, व्यक्तियों की गरिमा को बढ़ाता है और संघर्षों को हल करने के लिए एक विधि बताता है, प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला प्रश्न है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? बहुत आईएमपी प्रश्न है। तो किसी देश के विकास को निर्धारित करने के लिए क्या करते हैं? प्रति व्यक्ति आय भी देखा जाता है, औसत साक्षरता भी देखा जाता है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय का मतलब है उस देश के प्रति व्यक्ति आय की इनकम क्या है ना। औसत साक्षरता का मतलब है वहाँ पर कितने पढ़े लिखे लोग हैं, और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति यानी कि वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, तो इन सभी को देखा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, है ना। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है आपका, निम्न में से मानव विकास में कौन सा राज्य अधिकांशतः निम्न या निचले स्तर पर रहता है? तो देखिए, इसमें मानव विकास के हिसाब से भारत का कौन सा राज्य निचले स्तर यानी सबसे गरीब है ना। तो देखिए, निचले स्तर पर मानव विकास के हिसाब से कौन सा है? इसका सही आंसर उड़ीसा है ना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मानव विकास है ना,
मानव विकास को जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य भारत का कौन सा है? मध्य प्रदेश हो जाएगा, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। क्यों है शिशु मृत्यु दर वहाँ पर? क्योंकि वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर है ना। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है आपका, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित हैं। तो देखिए उद्यमों के स्वामित्व, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उद्यमों के स्वामित्व हो जाएगा। देखिए सार्वजनिक और निजी, ठीक है, निजी माने क्या होता है? खुद के, और सार्वजनिक माने होता है सरकारी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्न में से किसके पास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार के पास, है ना। यानी सार्वजनिक उद्यम होते हैं वो उसके किसके स्वामित्व में होते हैं? सरकार के स्वामित्व में। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है आपका, कौन सी आर्थिक गतिविधि तृतीय क्षेत्र में नहीं आती? तो तृतीय क्षेत्र में क्या नहीं आती? मधुमक्खी पालन। ये कौन से क्षेत्र में आता है? इसमें देखिए तृतीय क्षेत्र में नहीं आती, यानी कि बैंकिंग आती है, अध्यापन आता है और कॉल सेंटर आता है। तो क्या नहीं आता? इसमें नई की बात हो रही है ना। तो इसमें क्या नहीं आता? इसका सही आंसर हो जाएगा मधुमक्खी पालन। ये किस क्षेत्र में आती है? प्राथमिक क्षेत्र में आती है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, कौन सा व्यवसाय तृतीय क्षेत्र में के अंतर्गत आता है? तो तृतीय क्षेत्र का क्षेत्र कौन सा है? इसमें संचार हो जाएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने एवं बेचने में सहमति रखते हो तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, यानी वस्तुओं को आपस में बदलना, है ना। तो इसमें देखिए कहा गया है, जब दोनों पक्ष यानी दोनों व्यक्ति, जब दोनों पक्ष एक दूसरे की चीजें खरीदने एवं बेचने में सहमति रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, ऋणों के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। तो औपचारिक स्रोतों में कौन शामिल नहीं है? इसमें देखिए नियोक्ता इसमें औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है ना। बैंक और सहकारी समितियां जी कैसे हैं? औपचारिक स्रोत हैं, लेकिन नियोक्ता इसमें औपचारिक स्रोत नहीं है, है ना। तो इसमें क्या पूछा है? ऋण। ऋण माने क्या होता है? जब हम किसी से पैसे लेते हैं तो कर्जा लेते हैं तो क्या करते हैं हम? उसको हम ऋण कहते हैं, है ना। जब हमें पैसे की आवश्यकता पड़ती है तभी हम ऐसा करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नियोक्ता हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक काल में भारतीय किन वस्तुओं का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे? तो इसका देखिए अनाज का भी होता था, पशु का भी होता है, सोना चांदी और एवं तांबे के सिक्के का होता था। लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के आधुनिक रूपों में शामिल हैं। तो आधुनिक मुद्रा के रूप में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? एक तो करेंसी यानी कागज़ के नोट, आपने 100 का, 200 का, 500 के नोट जरूर देखे होंगे, तो उन्हीं को कहते हैं करेंसी यानी कागज़ के नोट। एक सिक्के, सिक्के भी आपने देखे होंगे, 10 का, 20 का, 5 का सिक्का जो चलता है। इसके बाद में चेक, है ना। तो ये तीनों आप देख सकते हैं कौन कौन सी, करेंसी, कागज़ के नोट, सिक्के और चेक, ये क्या है? मुद्रा के आधुनिक रूप है ना। तो ये कागज़ के करेंसी माने क्या होता है? कागज़ के नोट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फिर? इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से ऋण, ऋण माने क्या होता है? साख के अनौपचारिक स्रोत हैं। तो अनौपचारिक स्रोत में कौन कौन आता है? साहूकार आते हैं, रिश्तेदार आते हैं एवं दोस्त, और तीसरा आता है मालिक व व्यापारी। तो कौन सा अनौपचारिक स्रोतों में नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा बैंक, है ना। बैंक क्या है? औपचारिक स्रोतों का उदाहरण है और ये सभी अनौपचारिक स्रोतों के उदाहरण है। इसमें देखिए औपचारिक अनौपचारिक में कभी कभी अंतर पूछ लेते हैं। तो इसमें देखिए औपचारिक स्रोतों में ऋण पर, ऋण माने के जो पैसा लेते हैं हम, उस पर ब्याज की दर अधिक होती है, और औपचारिक स्रोतों में
ब्याज की दर कम होती है ना, ऋण पर ब्याज की दर कम होती है। देखिए औपचारिक स्रोतों में कौन कौन आता है, बैंक और सहकारी समितियां, और अनौपचारिक स्रोतों में आप देख सकते हैं साहूकार, मालिक व व्यापारी, रिश्तेदार एवं दोस्त आते हैं ना। इसमें अंतर भी पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है आपका, वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आगमन देखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का, देशों के बीच वस्तुओं, निवेशों और लोगों का, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई। तो इसका देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोगों के लिए, है ना। क्या आंसर हो जाएगा, सभी लोगों के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न देशों के बीच संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसको कहते हैं वैश्वीकरण, है ना। तो ये कभी कभी 2 नंबर में ही पूछे लेते हैं इस क्वेश्चन को कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं ना। तो बहुत आईएमपी प्रश्न है जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी अच्छा प्रश्न दिया गया है जी, सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसको कहते हैं हम उदारीकरण, है ना। इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन का उदारीकरण। इसके बाद अगला प्रश्न भी अच्छा है, फोर्ड मोटर्स भारत में कब आई। ये तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1995, है ना। फोर्ड मोटर भारत में कब आई थी, 1995 में, है ना। तो ये थे कुछ आपके वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन है जी। तो ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो को आपको ज़रूर पूरी देखना है और अपने मित्रों को भी शेयर करना है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। और मेरे चैनल पर और भी सामाजिक विज्ञान की बहुत अच्छी वीडियो पड़ी हुई हैं, तो उसमें मेरे चैनल पर जाकर मदन सर एजुकेशन नॉलेज के नाम से मेरा चैनल है, तो उस पर आप अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। आपका अच्छी तैयारी चल रही होगी आपकी, और मुझे आशा है आप सभी के बहुत ही अच्छे अंक आने वाले हैं। तो हमारी तरफ से आपको सभी को शुभकामनाएं। आपका पेपर अच्छा जाए, बहुत अच्छी तैयारी करिए आप, और निश्चित ही आपको अच्छे अंक आपकी परीक्षा में आ जाएंगे। आप परिश्रम करेंगे, कोशिश करेंगे, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो हमें अच्छे से अपनी पढ़ाई में लग जाना है। आपकी परीक्षा का समय बहुत ही नज़दीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक हमारी ओर से आपको सभी बच्चों को धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार, थैंक्स।